हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है बैकग्राउंड ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, रीजंस फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, नरसिम्हम कमिटी 1 एंड इट्स रिकमेंडेशंस, नरसिम्हम कमिटी 2 एंड इट्स रिकमेंडेशंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की हमको जरूरत क्यों पड़ी। What was the requirement of financial sector reforms? तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1960s to 1990 जो इकोनॉमी की सिचुएशन थी इंडिया में, उसमें हमें देखने को मिलता था एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट्स। एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट्स का मतलब है जो भी इंटरेस्ट रेट्स हुआ करते थे, इट वाज कंट्रोल्ड और इट वाज सेट बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक्स रादर बाय फ्री मार्केट फोर्सेस। अभी क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को तय किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होगी या फिर जो सेंट्रल बैंक होता है वो इंटरेस्ट रेट्स को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी, लाइसेंस लेना पड़ता था मोस्टली बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए। डोमिनेंट पब्लिक सेक्टर ज्यादा डोमिनेंट था। Mostly there were public sector enterprises and limited competition. Competition was limited due to basically closed economy. तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई कि अनइकोनॉमिक और इनएफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम देखने को मिला और जो कॉस्ट थे वो काफी बढ़ गए। दूसरी चीज जो थी वो ये थी कि इंडिया वाज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द एड एंड असिस्टेंस फ्रॉम अब्रॉड। जो भी सिचुएशन थी इंडिया की उसको मीट करने के लिए इंडिया की ग्रेटर डिपेंडेंस थी, यानी इंडिया डिपेंडेंट था जो भी एड और असिस्टेंस उसको मिलती थी अब्रॉड से। इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी, एवरेज ग्रोथ रेट थी, वो 4% से भी कम थी, वाइल अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनकी जो ग्रोथ थी वो 5% से ज्यादा थी। अब इस चीज को सुधारने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने डीरेगुलेशन किया 1980 में, यानी कुछ एंट्री बैरियर्स को रिलैक्स किया, रिस्ट्रिक्शंस रिमूव किए, एक्सपेंशन कैपेसिटीज इंक्रीज की गई, इंडस्ट्रीज का मॉडर्नाइजेशन किया गया, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस रिमूव किए गए और मनी मार्केट की ग्रोथ के लिए मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए। जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है उसका मतलब क्या है कि जो बैंकिंग सेक्टर है, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, इन सब में रिफॉर्म करना, चेंजेस लाना, नेसेसरी चेंजेस करना। अब कुछ प्रॉब्लम्स थी जो देखने को मिल रही थी, जिसमें से एक प्रॉब्लम थी गल्फ वॉर की। 1990s की शुरुआत में गल्फ वॉर देखने को मिला। ये गल्फ वॉर क्या था? ईरान और इराक के बीच में एक वॉर हुई थी जिसकी वजह से इंडिया में क्राइसिस बढ़ गया। अब क्या सिचुएशन हुई थी? तो 2 अगस्त 1990, 2 अगस्त 1990 में क्या हुआ था कि इराक ने इन्वेड किया था कुवैत को। ये इराक की जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी उसकी वजह से हुआ था, आफ्टर ईरान एंड इराक वॉर, प्लस ऑयल के प्राइसेस को लेकर के जो डिस्प्यूट्स थी उसकी वजह से ये इन्वेजन किया गया था। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई थी कि इंडिया जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था ऑन द इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल्स फ्रॉम गल्फ रीजन। इंडिया क्या करता था कि गल्फ रीजन से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता था, तो इंडिया वाज हाईली डिपेंडेंट ऑन द क्रूड ऑयल इंपोर्टेड फ्रॉम द गल्फ रीजन। अब जो ये गल्फ वॉर हुई इसकी वजह से जो ऑयल के प्राइसेस थे वो काफी तेजी से इंक्रीज कर गए। ऑयल की प्राइसेस जब तेजी से बढ़ गए तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब हम इंपोर्ट करा रहे हैं, इंडिया जब इंपोर्ट करा रहा है तो इंडिया का इंपोर्ट बिल जो है वो भी बढ़ गया। और इंपोर्ट बिल बढ़ने का मतलब है कि सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि 1991 तक बीओपी क्राइसिस देखने को मिला। दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई? जब इंपोर्ट बढ़ गया है तो इंपोर्ट बढ़ने की वजह से क्या होगा? प्राइस बढ़ा,
जब प्राइस बढ़ गया है तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज की भी क्राइसिस हो गई, बिकॉज अब आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा था, इंडिया को ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस भी देखने को मिली। और इतनी कम फॉरेन एक्सचेंज बची हुई थी कि सिर्फ सिर्फ कुछ दिन के ही इंपोर्ट और किए जा सकते थे। प्लस अराउंड अराउंड 1.5 लाख इंडियन वर्कर्स जो थे वो वापस आ गए थे, उनको वापस भेज दिया गया था, इवैक्यूएट किया गया था फ्रॉम कुवैत एंड इराक। तो वो लोग भी वापस इंडिया आ गए थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया का जो रेमिटेंस मिलता था वो कम हुआ, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर भी इंडिया पर इंक्रीज हो गया। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके पास बेसिकली अब यहाँ दो टास्क था। पहला कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाए फिस्कल और बीओपी डेफिसिट को कम करके, प्लस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाए। गल्फ वॉर जो थी, इस गल्फ वॉर की वजह से क्या हुआ कि इंडिया की सिचुएशन ऐसी हो गई कि उनको स्ट्रक्चरल वीकनेस हमें देखने को मिली इंडियन इकोनॉमी में। अब यहाँ क्या जरूरत थी, इस क्राइसिस की वजह से क्या हुआ कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 में वो लाया गया। इस समय प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब यहाँ पर सिचुएशन जब डेफिसिट की हो गई, बहुत खराब हो गई, तो इंडिया के पास अब अगला यही था कि वो आईएमएफ से असिस्टेंस ले। आईएमएफ से असिस्टेंस ले, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक दोनों ही असिस्टेंस देने को इंडिया को तैयार थे, लेकिन एक कंडीशन थी वहां पर। उन्होंने कंडीशन रखी कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी होगी, जिसके लिए फिस्कल डेफिसिट को कम करना होगा और एलपीजी पॉलिसी यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ेगी। यहाँ पे कोई पॉलिटिकली प्रेशर नहीं डाला जा रहा था, लेकिन बस सीधे सीधे ये कहा गया कि अगर आप रिफॉर्म्स नहीं करते हो तो आपको कोई भी लोन्स नहीं दिए जाएंगे। नो रिफॉर्म्स नो लोन्स। तो इंडिया के पास अब ये सिचुएशन हो गई थी कि उसको एलपीजी पॉलिसीज को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर वन ऑफ द रीजंस और है जिसके लिए फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लाए गए। एक तो हमने गल्फ क्राइसिस की बात की जिसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आए। दूसरा है महालनोबिस मॉडल। 1947 के बाद जब इंडिया आजाद हुआ, हम इंडिपेंडेंट हुए, तो एक प्लान्ड इकोनॉमी का स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया गया। This was proposed by PC Mahalanobis during 1956 and 61, that is during the second 5-year plan. तो ये मॉडल जो था वो मिक्स इकोनॉमी पर बेस्ड था, यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों ही सिग्निफिकेंट रोल इकोनॉमी में निभाते हैं। अब महालनोबिस मॉडल में क्या क्या चीजें थी, तो पहला जो फोकस था वो था टू सेक्टर इकोनॉमी पे। टू सेक्टर इकोनॉमी का यहाँ मतलब है कि दो तरीके के गुड्स की बात की जा रही है। एक है आपका कैपिटल गुड्स और दूसरा है आपका कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स यानी क्लोथ्स, फूड आइटम्स। कैपिटल गुड्स का मतलब है स्टील, मशीनरी या हैवी इंडस्ट्रीज। यहाँ पर फोकस किस बात पे था मेनली कि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा किया जाए ताकि फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज की जा सके। दूसरा था क्लोज्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी वाज क्लोज्ड, दैट मींस फॉरेन ट्रेड मिनिमम था। फॉरेन ट्रेड मिनिमम था या फॉरेन ट्रेड नहीं था। बेसिकली फोकस किस पे था, सेल्फ रिलायंस पे, कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कम करेंगे, बेसिकली वी विल बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। और ये तब किया गया था क्योंकि जब फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस थी, फॉरेन एक्सचेंज कम था। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रायोरिटी टू हैवी इंडस्ट्रीज। जो मेन फोकस था यानी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट था किया गया था टू दी हैवी इंडस्ट्रीज एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, यानी हैवी मशीन्स को प्रोड्यूस करना। क्यों ऐसा किया जा रहा था, क्योंकि ये माना गया कि जो मशीन्स हैं वो मदद करेंगी फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इसीलिए फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे ज्यादा किया rather than शॉर्ट टर्म ग्रोथ। इसीलिए बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप की गई, लाइक बीएचएल है, ओएनजीसी है। नॉन शिफ्टेबल कैपिटल। नॉन शिफ्टेबल कैपिटल का मतलब है कि कैपिटल वाज इन्वेस्टेड बेसिकली इन दी हैवी इंडस्ट्रीज। जो कैपिटल था वो हैवी इंडस्ट्रीज में ज्यादा इन्वेस्ट किया गया था, और इट वाज नॉट इजी या इट वाज नॉट पॉसिबल टू शिफ्ट इट टू द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री।
हैवी इंडस्ट्रीज या कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट था और इट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। तो ये बेसिकली महालनोबिस मॉडल में था कि ज्यादा फोकस हैवी इंडस्ट्रीज पर किया जाएगा, कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा ताकि फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो सके। फॉरेन ट्रेड नहीं होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, बेसिकली सेल्फ रिलायंस होगी। और एक बार हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है, इट कैन नॉट बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। नाउ बिकॉज ऑफ दिस मॉडल इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स किए गए, कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी। जैसे पहला है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वाज इन एग्रीकल्चर। इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, लेकिन उसके बाद भी एग्रीकल्चर को निग्लेक्ट करके ज्यादा फोकस किस पे किया गया? हैवी इंडस्ट्रीज पे किया गया, जो कि सही नहीं था। एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। इसकी वजह से क्या हुआ? फूड शॉर्टेज हुआ। अब आपके पास फूड शॉर्टेज हो गई तो अब आप क्या करोगे? जो फूड होगा उसको क्या करना पड़ेगा? आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा था सेविंग कॉन्स्टेंट। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपको हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना है तो आपको सेविंग्स बढ़ानी पड़ेगी। सेविंग बढ़ाने की लिए प्रॉब्लम यहाँ पे इंडिया में है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड लो पर कैपिटा इनकम थी, लोगों के पास इनकम ही नहीं है अच्छी, तो वो सेविंग कहाँ से करेंगे? इट वॉज नॉट पॉसिबल टू सेव। ज्यादा डिपेंडेंस किस पे हो गई? बोरोइंग पे हो गई और डेफिसिट फाइनेंसिंग पर हो गई। तो ये एक इशू सामने आया। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड को निग्लेक्ट करना। जो ये मॉडल है इट वाज बेस्ड ऑन क्लोज्ड इकोनॉमी। अब यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, एक्सपोर्ट नहीं होगा, फॉरेन कैपिटल नहीं आएगी, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज हुआ और बीओपी क्राइसिस हुई। नेक्स्ट है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। हैवी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटल गुड्स है उसमें, और कंज्यूमर गुड्स को छोड़ दिया जा रहा है, तो डिमांड तो कंज्यूमर गुड्स की बढ़ रही है, लेकिन जो सप्लाई है वो है ही नहीं या बहुत कम है। अब इसकी वजह से क्या होगा? धीरे धीरे आपको इन्फ्लेशन इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इंडिया एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है, ना कि कैपिटल इंटेंसिव। और जब आप हैवी इंडस्ट्रीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो, then you are focusing more on capital intensive technique rather than labor intensive technique। तो महालनोबिस का मॉडल था, इसके जो प्रॉब्लम्स थी, इसकी वजह से भी हमको जरूरत थी कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें रिफॉर्म किया जाए। और भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे फिस्कल डेफिसिट बढ़ा जा रहा था। क्यों हो रहा था? पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा था, लेकिन बोरोइंग्स कर करके ज्यादा बोरोइंग्स बढ़ रही थी। ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमको जरूरत था कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लाए जाएं। हमने देखा कि एलपीजी पॉलिसी को अप्लाई किया गया। सबसे पहले एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि जो कंट्रोल्स और लाइसेंसिंग ज्यादा से ज्यादा की गई थी उसको रिड्यूस करना। जो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज थी उन पर लाइसेंसिंग थी, कंट्रोल की गई थी, उसको रिड्यूस किया गया, लाइसेंसिंग को कम किया गया। कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ करके, जैसे कि डिफेंस को उस समय रिजर्व किया गया अंडर द गवर्नमेंट। इसके अलावा लिकर अभी भी लाइसेंसिंग थी, लेकिन मोस्टली बाकी इंडस्ट्रीज पर से लाइसेंसिंग को रिड्यूस कर दिया गया था। इसके अलावा अगला है प्राइवेटाइजेशन, यानी पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करना और प्राइवेट कंपनीज को मौका देना कि वो भी एंटर करे। फिर है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना, अपनी इकोनॉमी को ओपन करना फॉर द होल वर्ल्ड, यानी ट्रेड विद द अदर कंट्रीज। बाकी कंट्रीज भी आ सकती हैं, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, जिसका कारण हुआ कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा, एमएनसीज आई इंडिया में। एलपीजी पॉलिसी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी, क्या और किस तरीके से रिफॉर्म्स लाए गए। सबसे पहले देखिए 14 अगस्त 1991, 14 अगस्त 1991 में नरसिम्हम कमेटी बनाई गई। नरसिम्हम कमेटी 1 ये बनाई गई और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी 16 नवंबर 1991 में। ये जो नरसिम्हम कमेटी है, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम नरसिम्हम। ये कमेटी फाइनेंशियल सिस्टम के लिए थी, फाइनेंशियल सिस्टम पर बनाई गई थी, जिसका बेसिक पर्पस था ये जानना कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर को किस तरीके की रिफॉर्म्स की जरूरत है आफ्टर द 1991 क्राइसिस। इसलिए इसको बनाया गया था। बेसिकली इंडियन बैंकिंग सिस्टम का जो काम है, किस तरह से वो फंक्शन कर रहा है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसको देखने के लिए इसको बनाया गया था, जिसमें टोटल 9 मेंबर्स थे। तो देख लेते हैं नरसिम्हम कमेटी की जो मेजर रिकमेंडेशंस थे वो क्या थे। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन था रिड्यूस सीआरआर एंड एसएलआर, यानी कैश रिजर्व रेशियो और जो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो था, इसको कम करने का रिकमेंडेशन दिया गया, जिसके थ्रू जो बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो उस दौरान सीआरआर को करीब करीब 10% और एसएलआर को करीब करीब 25% तक रिड्यूस करने की बात की गई, रेकमेंड किया गया। दूसरा है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब है कि जो जेन्युइन प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनकी लेंडिंग पर, उनको पैसा देने पर, उनको लोन देने पर फोकस किया जाए, जिसमें बेसिकली यहाँ एग्रीकल्चर की बात की गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात की गई, कि जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है जिनको उस वक्त जरूरत है लेंडिंग की, यानी जिसके थ्रू हमें उनको बढ़ाना है, ग्रो करना है, उनको लेंडिंग दिया जाए। मान लीजिए कि 10% कम से कम आप सेट करिए, आप फिक्स करिए कि इतना तो इन सेक्टर्स को लेंडिंग की ही जाएगी ओवरऑल लेंडिंग में से। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि आरबीआई पहले रेगुलेट करता था जो भी इंटरेस्ट रेट्स होते थे उसको। अब ये यहाँ पर रेकमेंड किया गया कि जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट डिटरमाइंड होना चाहिए, ना कि आरबीआई या गवर्नमेंट उसको तय करे। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू एनपीएस, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की एक क्लियर डेफिनेशन दी जाए कि व्हाट आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन था एंट्री ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन सेक्टर बैंक्स, कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके बैंक्स को अलाउ किया जाए और फॉरेन बैंक्स को भी इंकरेज किया जाए कि वो इंडिया में अपना बिजनेस करे, इंडिया में ऑपरेट करे, ताकि कंपटीशन बढ़े, कंज्यूमर सर्विसेज को इंप्रूव किया जा सके। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स का मतलब है कि मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना, मिनिमम कैपिटल को मेंटेन करना इन रिलेशन टू रिस्क वेटेड एसेट्स। इससे क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आता है, डिपॉजिटर्स की मनी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जो बैंक फेलियर है वो कम किया जा सकता है। रिस्क वेटेड एसेट्स का मतलब होता है कि जो भी लोन्स या इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको रिस्क के अनुसार वेट करना। बेसिकली बेसल 1 के जो रिफॉर्म्स हैं, बेसल 1 के अकॉर्डिंग सीएआर जो था उस टाइम वो 8% के आसपास था। इंडिया में अबव 9% या 9% से ज्यादा सीएआर यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेट रहता है। तो नरसिम्हम कमेटी में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है वो थी ऑटोनॉमी टू बैंक्स। बैंक्स को ऑटोनॉमी देना, यानी कि ऑपरेशनल फ्रीडम देना, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसको कम करना, ताकि बैंक ज्यादा बेटर तरीके से काम कर पाए। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी जो नरसिम्हम कमेटी 1 के दौरान दी गई थी। इसके बाद 1998 के आसपास नरसिम्हम कमेटी 2 को भी बनाया गया था और ये इसलिए किया गया था ताकि जो प्रोग्रेस है रिफॉर्म्स की उसको रिव्यू किया जा सके और जो भी रिक्वायरमेंट है, चेंजेस की जरूरत है, उसको किया जा सके। जो इसकी मेजर रिकमेंडेशंस थे, पहला था कैपिटल एडिक्वेसी रेट, जिसमें अभी मैंने पिछली स्लाइड में बात की कि इंडिया में 9% या 9% से ज्यादा का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखा गया है, जो कि बेसल नॉर्म से ज्यादा मेंटेन करने की बात की गई है, 8% रहता है।
रिडक्शन ऑफ एनपीएस, रिडक्शन ऑफ एनपीएस का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सबसे पहले नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, तो बैंक्स के वो लोन्स या एडवांस जिसमें प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो ओवर ड्यू है फॉर 90 डेज और मोर, 90 दिन या उससे ज्यादा के लिए अगर ओवर ड्यू है तो उसको हम एनपीए की कैटेगरी में रखते हैं। जो नरसिम्हम कमेटी 2 का रिकमेंडेशन था वो ये था कि जो एनपीएस है उसको कम किया जाए, यानी बैड लोन्स को रिकवर किया जाए। इसके लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड्स को एस्टैब्लिश किया गया और ट्रिब्यूनल बनाया गया जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन थी वो थी बैंक मर्जर्स की, कि बैंक को मर्ज किया जाए ताकि जो बैंक्स है वो और स्ट्रॉन्गर बन करके आए और जो वीक बैंक्स हैं उनको रिस्ट्रक्चर किया जाए या क्लोज डाउन किया जाए। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी एंड गवर्नेंस, जो बैंक्स हैं उनकी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी को इंक्रीज किया जाए और गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है क्रेडिट डिसीजन और अपॉइंटमेंट में उसको कम किया जाए। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट किया जाए इन द बैंकिंग सेक्टर, जिसमें ये इंकरेज किया गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया जाए ताकि हम कस्टमर सर्विस को बढ़ा सके और एफिशिएंसी इंक्रीज कर सके। बेसिकली मॉडर्नाइज किया जाए जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है उसे। अगला रिकमेंडेशन था फाइनेंशियल इंक्लूजन का, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए यानी जो बैंकिंग सर्विसेज है उसको इंक्रीज किया जाए टुवर्ड्स द रूरल एरियाज एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट जो अब हम बात करेंगे वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जिसमें बैंकिंग, सेविंग, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन फैसिलिटीज, इन सब को सोसाइटी के हर सेगमेंट तक पहुंचाया जाए, स्पेसिफिकली जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड और वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको, यानी कि जो पुअर लो इनकम ग्रुप है, रूरल पॉपुलेशन है या वीकर सेक्शंस हैं, उन तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाया जाए, अफोर्डेबल और यूजफुल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। यानी कि जो पॉपुलेशन जिसके पास जो ये बैंकिंग सर्विसेज है वो नहीं पहुंच रही है उनको इंटीग्रेट किया जाए विद द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम ताकि इक्विटी और स्टेबिलिटी लाई जा सके। बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ती है, तो इंडिया में क्या होता है कि मेजर पॉपुलेशन है जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि गांव में या आपके रूरल एरियाज में लोग क्या करते हैं कि जो मनी लेंडर्स हैं उनके पास से लोन उठाते हैं, वो लोग मनी लेंडर्स के पास से पैसा उठाते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करते हैं। उन लोगों के पास रूरल एरियाज में या वल्नरेबल ग्रुप के पास कोई भी इंश्योरेंस या पेंशन सिक्योरिटी नहीं होती है। अगर इंक्लूजन किया जाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, तो उससे पॉवर्टी कम होगी, सेविंग हैबिट्स बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, लॉन्च इन द ईयर 2019 टू एड्रेस द बैरियर्स टू एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। तो जो ऑब्जेक्टिव थे, पहला था यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें क्या किया गया कि फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हो हर विलेज में विद इन द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर रेडियस, जिसके थ्रू जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो इजीली हैसल फ्री हो सके और डिजिटल हो, प्लस पेपर का यूज कम किया जाए। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग बेसिक बुके ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एक बेसिक बुके प्रोवाइड किया जाए फाइनेंशियल सर्विस का, जिसमें क्या क्या होगा, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, क्रेडिट, माइक्रो लाइफ एंड नॉन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, पेंशन प्रोडक्ट एंड सूटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री जन धन योजना को बनाया गया। नेक्स्ट है एक्सेस टू लाइवलीहुड एंड स्किल डेवलपमेंट, हर सिटीजन जो कि एलिजिबल है और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को करना चाहता है उस तक ये पहुंचाया जा सके, उसको सपोर्ट किया जाए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन, जो रूरल एरियाज में लोग हैं उनको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड किया जाए और एजुकेट किया जाए अबाउट द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इट्स रिक्वायरमेंट एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड।
नेक्स्ट है कस्टमर प्रोटेक्शन ग्रीवांस रिड्रेसल, जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको समझा जाए और उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या की इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंडर में। सबसे पहला है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस स्कीम के अंडर क्या है, जो सिटीजन्स हैं उनको बेसिक सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट फैसिलिटी, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब कुछ अफोर्डेबल तरीके से दी जाती है। जो बेसिक बेनिफिट्स हैं वो है एक सेविंग बैंक अकाउंट, कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक रुपए डेबिट कार्ड, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर अप टू 1 लाख और 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो भी एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स हैं उनको दी गई। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये 9 मई 2015 को लाया गया था और ये एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी कवरेज देता है स्पेशली पुअर और अनप्रिविलेज्ड लोगों को। मार्च 19 2025 तक इसमें करीब 50.54 करोड़ इंडिविजुअल्स ने एनरोलमेंट किया है। ये स्कीम 1 साल तक की कवरेज प्रोवाइड करती है टू द एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी कवर फॉर डेथ और डिसेबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एन एक्सीडेंट विद अ प्रीमियम ऑफ ₹20 एनुअली। 20 रुपए का एनुअली प्रीमियम दिया जाना होता है जो कि रिन्यू किया जाता है एनुअली। डेथ पर नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है ये लाइफ इंश्योरेंस कवर देता है फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन और ये बेसिकली जो पुअर और रूरल पॉपुलेशन है उनको दिया जाता है। इसमें प्रीमियम है 436 रुपए एनुअली पर सब्सक्राइबर और लाइफ कवर ये देता है 2 लाख रुपए तक का और 10 साल के अंदर में करीब 23 करोड़ इंडियंस इसमें कवर हुए हैं और 9 लाख से ज्यादा फैमिलीज ने फाइनेंशियल सपोर्ट को रिसीव किया है जब उनको जरूरत पड़ी। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना मंथली पेंशन प्रोवाइड करता है ताकि लोग जो ओल्ड एज के बाद अपनी लाइफ है उसको डिग्निफाइड तरीके से जी सके। ये बेसिकली जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है जिनको फॉर्मल पेंशन नहीं मिलती है या वो फॉर्मल पेंशन कवरेज के अंडर में नहीं आते हैं। इस स्कीम को ज्वाइन करने के लिए एक व्यक्ति की एज 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, उनके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। मिनिमम जो पेंशन इसमें दी जा रही है वो है 1,000 रुपए या 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 मंथली एट द एज ऑफ 60 डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीब्यूशन बाय सब्सक्राइबर। यानी जो सब्सक्राइबर है उसने कितना कंट्रीब्यूशन किया है उसके बेस पर उसको पेंशन 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 पर मंथ दी जा रही है। अप्रैल 2025 तक 7.65 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, करीब करीब 46 करोड़ तक रुपए दिए गए हैं और विमेन पार्टिसिपेशन काफी इंक्रीज हुई है, करीब करीब 48% जो सब्सक्राइबर्स हैं वो विमेन है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये लॉन्च हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसमें लोन दिया जा रहा है अप टू 20 लाख टू द इनकम जनरेटिंग स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। जो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर में लगी हुई हैं और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, डेयरी, बी कीपिंग इन सब से भी रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। यानी बेसिकली जो ये इनिशिएटिव है वो एमएसएमईज को क्रेडिट फैसिलिटेट करने की स्कीम है। दैट मींस फंडिंग द अनफंडेड। जिन लोगों को फंड्स नहीं मिल पाते हैं उनको फंड प्रोवाइड किया जा सके और काफी ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। अभी तक 4 अगस्त 2025 तक करीब 35.13 लाख करोड़ अमाउंट को सैंक्शन किया गया है और मेजर फोकस जो है वो वुमेन और माइनॉरिटी बोरोवर्स पर है और न्यू एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज किया जा रहा है। नेक्स्ट स्कीम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का फोकस था एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना एट ग्रास रूट लेवल ताकि जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और जॉब क्रिएशन है वो बढ़ाया जा सके और जो बेसिक फोकस है वो है SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पर ताकि वो अपना एक नया बिजनेस सेटअप कर सके मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज या ट्रेडिंग सेक्टर में या फिर
एग्रीकल्चर और उससे एलिड जो एक्टिविटीज है लाइक बी कीपिंग, और काफी ग्रोथ देखने को इसमें मिली है। करीब करीब 62 करोड़ तक के लोन्स को सैंक्शन किया गया है अब 17 मार्च 2025। नेक्स्ट है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई। 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया था बाय एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई ने पूरी तरीके से बैंकिंग में जो पेमेंट सिस्टम है उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया। एक मोबाइल से, एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन से आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को यूज कर सकते हैं, कहीं भी इजीली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी जगह शॉपिंग करके पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शंस इजीली किए जा सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी है 24/7, जब चाहे तब आप पेमेंट कर सकते हैं। जून 2025 तक करीब करीब 24.03 लाख करोड़ पेमेंट्स को ये हैंडल कर रहा है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए यूपीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल की तरह सामने आया है। नेक्स्ट है महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना ये जो एक स्कीम है ये फोकस करती है बेनिफिट टू वुमेन फ्रॉम सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड्स। ये स्कीम प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग टू अ ग्रुप ऑफ 20 women suitable for craft activity, और बाद में इनका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म किया जाता है। इस ग्रुप को 1,40,000 तक का लोन दिया जा सकता है और रीपेमेंट की जो टाइमलाइन है वो 3.5 साल तक की है। 2025 मार्च तक अराउंड ₹72,859 lakhs डिसबर्स किए गए हैं टू द women beneficiaries ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड एक बैंकिंग प्रोडक्ट है जो बेसिकली फार्मर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है विद टाइमली एंड अफोर्डेबल क्रेडिट फॉर परचेजिंग एग्रीकल्चरल इनपुट्स, मीटिंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन्स, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट फॉर फार्मर हाउसहोल्ड, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट for agriculture and allied activities. दिसंबर 2024 तक अराउंड 7.72 करोड़ फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट मिला है। तो ये कुछ की इनिशिएटिव्स हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंडर लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।